जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। इसी तरीके से आपको फेसबुक को भी प्यार देना है। हमारा यूजर नेम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर। सीधा जाके फेसबुक पे हमें फॉलो कर लीजिए। किसी फालतू पेज को फॉलो करने की आपको बिल्कुल भी अब जरूरत नहीं है। जो आपकी भारी डिमांड पर हमने पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया है नया, उसको भी अब आपको इसी तरीके से सपोर्ट करना है। तो स्क्रीन पे दिया यूजर नेम जो कि है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, या डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाके उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हफ्ते में हम पहले एक पॉडकास्ट अपडेट करेंगे और फिर आगे जाके 2। जितना ज्यादा आप प्यार देंगे उतने ही ज्यादा गेस्ट को बुलाकर हम पॉडकास्ट निकालेंगे और आपके सामने उनका एक्सपीरियंस लेके आएंगे। ये जो रियल इंसिडेंट मैं आपके सामने लेके आता हूँ, इनको लाने का जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो यही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैला पाऊँ। और इसमें सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो होता है आप लोगों का, कि आप लोगों में से कुछ लोग जो है अपनी आप बीती मुझे बताते हैं और फिर मैं स्क्रीन पे आपके सामने लेके आता हूँ। ऐसी ही आज की जो आप बीती है उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ये ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ आई जिसको सुनने के बाद मैंने सबसे पहले टायलर को कॉल किया और सारी चीजें एक एक करके कंफर्म की। ये पूरा रियल इंसिडेंट बचपन से स्टार्ट हुआ और अभी तक ये चीजें चल रही थी। इस साल जाके ये चीजें खत्म हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो रियल इंसिडेंट है वो हमें समरीन ने बताया है। समरीन जो कि चंडीगढ़ से बिलोंग करती है। उन्होंने बताया कि एक टाइम पे उनकी बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी जिनका नाम था निकिता। बचपन से ही वो एक स्कूल में थी। 4th क्लास में उन्होंने आपस में आमना सामना किया था और समरीन ने निकिता का थोड़ा सा बिहेवियर बताया कि अक्षय भाई, निकिता जो थी वो शुरू से ही बहुत ज्यादा एक्टिव रहने वाली थी, जबकि समरीन बहुत ज्यादा शाय किस्म की हुआ करती थी। धीरे धीरे जब ये आगे बढ़ती है 11th-12th क्लास में, तो इनके रिलेशन बनना स्टार्ट होते हैं। तो समरीन के उस टाइम पर कोई बॉयफ्रेंड नहीं थे, लेकिन निकिता का उस टाइम पे एक बॉयफ्रेंड था जिनका नाम था तनुज। तनुज उनकी बहुत ज्यादा केयर किया करता था। लेकिन धीरे धीरे बोलते हैं ना कि हर रिलेशनशिप में कहीं ना कोई उठक बैठक तो होती रहती है। निकिता और तनुज के बीच में भी कभी ना कभी किसी न किसी चीज को लेकर बहस होती थी, जहां पर एक टाइम पर आकर वो एक दूसरे से इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए कि उन्होंने 12वीं में आके ब्रेकअप कर लिया। जब निकिता और तनुज का ब्रेकअप हुआ उस दौरान निकिता बहुत ज्यादा अपसेट रहने लगी। धीरे धीरे वो जो थी बार बार उस गहराई की ओर जाती जहां पर उन्हें बहुत चीजें डार्क लगने लगती, मतलब अकेलापन बहुत ज्यादा सताने लगता। निकिता इन चीजों को कभी कभार समरीन के पास लेके जाती और उनसे डिस्कस किया करती। तो समरीन हमेशा यही एडवाइस देती कि आई थिंक तुझे तनुज से बात कर लेनी चाहिए और तुम दोनों को एक ट्रांसपेरेंसी बनानी चाहिए आपस के रिलेशन में, जिसकी वजह से आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जैसे बोलते ना कि ईगो प्रॉब्लम होती है, कि ना तो निकिता ने कभी आगे बढ़ के सॉरी बोला और ना ही तनुज ने कभी निकिता को सॉरी बोला। इसी दौरान क्या हुआ, 12th क्लास में निकिता को एक लड़का मिलता है जिसका नाम है आकिब। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको आकिब का दे देता हूँ। आकिब जो कि उसी स्कूल में थे जहां पर निकिता और समरीन पढ़ाई करते थे। तनुज भी उसी स्कूल में था। आकिब जो था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आता था और उनके जो कनेक्शन थे वो पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे थे। हुआ क्या, धीरे धीरे आकिब जो है वो निकिता के कांटेक्ट में आना स्टार्ट करते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से निकिता को हैंडल कर लेते हैं और इनका रिलेशन बहुत ही परफेक्ट तरीके से चल रहा था। और इस चीज को ऑब्जर्व कर रही थी समरीन। समरीन का मानना था कि आकिब जिस तरीके से रिलेशन को हैंडल कर रहे थे, ये जस्ट एक बहुत बड़ी बर्बादी की शुरुआत होने वाली थी। समरीन ने मुझे बताया कि अक्षय भाई, निकिता शुरू में ना आकिब के ऊपर बहुत हैवी रहती थी। मतलब स्कूल लेके आना, छोड़ के आना, सारी चीजें आकिब बहुत अच्छे से फॉलो किया करता था। और समरीन ने मुझे बताया धीरे धीरे जो समरीन देख रही थी वो ये थी कि आकिब और निकिता का रिलेशन बहुत तगड़ी तरीके से बिल्ड हो गया था। निकिता आकिब को जो भी काम बोलती, आकिब उसे हमेशा पूरा करता। लेकिन आकिब की जो संगति थी और जो उनके अजीब से नशे थे वो हमेशा निकिता को चुबा करते थे। कुछ टाइम तक, जब तक वो 12th पास नहीं हुए थे, तब तक तो आकिब ने निकिता की हर बात मानी। लेकिन आगे जाके जैसे अजीब सा तख्ता पलट हो गया। समरीन ने बताया कि आकिब 12वीं के बाद इस तरीके से बदलते नजर आए। अचानक से उनमें ऐसा ड्रास्टिक चेंज आया जैसे वो निकिता की परवाह ही नहीं करते। हुआ क्या था, जो निकिता थी वो आकिब के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गई थी, क्योंकि निकिता का और कोई रिलेशन अगर रहा था तो वो तनुज था, लेकिन तनुज के साथ अब वो बिल्कुल भी नहीं थी। समरीन से जब भी बात हुआ करती थी निकिता की, तो समरीन हमेशा यही बोलती थी कि अगर आकिब से तेरी नहीं बन रही तो तू तनुज से बात कर ले। लेकिन समरीन ने मुझे बताया कि जो आकिब था वो हमेशा 12वीं पास होने के बाद निकिता के ऊपर हावी रहने लगा। जैसे अगर निकिता कभी भी आगे चल के आकिब को बोलती कि ये काम कर लो और आकिब उस चीज को नहीं करता,
तो इनके बीच में हाथापाई हो जाती और आकिब जो था वो निकिता के ऊपर हाथ छोड़ दिया करता था। सुन के ऐसा लगता है कि क्या स्कूल ऑनगोइंग स्टूडेंट्स ये सब कर सकते हैं, लेकिन समरीन ने मुझे बताया अब ये निकिता के साथ बहुत अक्सर होने लगा था कि वो आकिब को कोई भी चीज़ बोलती थी और आकिब जो था वो निकिता के ऊपर हाथ छोड़ दिया करता था। तनुज ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि निकिता काफ़ी टाइम से परेशान रह रही है। ये सब एक ही ग्रुप में थे, इनका रोज़ मिलना जुलना होता था, कहीं ना कहीं फ़ोन पर बातचीत होती थी। और ये बात है 2016 की, जब ये लोग 12th पास आउट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। धीरे धीरे जो है तनुज अपनी गलती स्वीकार करना स्टार्ट करते हैं और वो निकिता के पास आना चाह रहे थे, लेकिन जैसे ही निकिता कैसे भी तनुज से बात करने की कोशिश करती तो आकिब बीच में आ जाते और वो निकिता को बहुत बुरी तरीके से हार्म किया करते थे। ये चीज़ें कभी कम नहीं हुई, धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती चली गई और ये चीज़ें होते होते 2016 से 2019 तक ये चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ती रहीं। अब थोड़ा सा निकिता के बैकग्राउंड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। निकिता हिमाचल से बिलोंग करती थी, उनकी एक बड़ी बहन थी और घर में उनकी मम्मी थी। निकिता और उनकी बहन जो थी वही घर चलाने वाले थे, क्योंकि उनके पापा काफ़ी टाइम पहले छोटी उम्र में ही गुजर गए थे। तो ये दोनों बहनें थी, जब स्कूल पास आउट हो गया तो इन्होंने आगे स्टडीज़ को कंटिन्यू करा, ओपन लर्निंग को, बट अपने घर को संभालने के लिए ये दोनों बहनें पूरी तरीके से कामकाज किया करती थी। इन्होंने 3 साल के अंदर इतना पैसा जोड़ लिया था कि 2019 में इन्होंने रेंट के घर से अपना खुद का एक फ्लोर ले लिया था। और समरीन ने मुझे बताया कि अक्षय भाई, मुझे इतना ज़्यादा प्राउड फील हुआ निकिता पे कि इतनी छोटी उम्र में उसने अपनी बहन के साथ मिलकर अपने लिए एक छत ढूंढ ली थी। लेकिन चीज़ें आगे इस तरीके से बद से बदतर होने वाली थी जो बिल्कुल ही समझ के परे थी। फिर समरीन ने बताया कि अक्षय भाई 2019 की बात है, ये डिसीजन लिया करती थी कि अब वो आकिब से मूव करके तनुज के पास वापस जाएंगी। हालांकि तनुज कैसे भी थे, लेकिन उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं हुई थी कि वो कभी लड़कियों के ऊपर हाथ उठाएं। ठीक है, थोड़ी बहुत नोक झोंक होती थी, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ करता था। और जब भी निकिता तनुज से बात करने की कोशिश करती थी तो आकिब उनसे हिसाब लिया करते थे कि तेरा कॉल वेटिंग में जा रहा था, तू कहाँ बिजी थी। और धीरे धीरे ये जो चीज़ें थी ये वर्स्ट होने लगी। समरीन इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रही थी। हालांकि समरीन और निकिता की जो दोस्ती थी वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। समरीन ने बताया कि ऐसा कोई दिन नहीं होता था जब ये आपस में फ़ोन पे बात ना करते हों, या हमेशा ये कोशिश करते थे कि एक दूसरे से मिले। फाइनली 2020 आ गया और 2020 तक सारी चीज़ें स्टेबल होना शुरू हो गई। जो समरीन थी वो भी एक कंपनी में काम कर रही थी और जो निकिता थी वो एक सैलून में काम कर रही थी। उनकी ट्रेनिंग चल रही थी और साइड में इनका जो रिलेशन था निकिता का वो भी चलने लग रहा था आकिब के साथ। और आकिब कभी कभार ऐसा होता था कि आकिब जो थे वो दिन में छोड़ने आते थे निकिता को, लेने भी आते थे वापस। लेकिन जो आकिब था उसकी एक सबसे गंदी आदत थी, वो थी ड्रिंक करने की। वो सुबह शाम ड्रिंक किया करता था और जब भी निकिता बाइक पे बैठती थी वो बाइक को बहुत तेजी से स्पीड में निकाला करता था। कितनी बार ऐसा हुआ था जब इनका एक्सीडेंट होते होते बचा था और बार बार समरीन के पास ये खबर आती थी कि आज भी बाइक डिसबैलेंस हो गई, आज भी कुछ ना कुछ हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। और समरीन हमेशा निकिता को समझाती थी कि अब तेरे को आकिब को कैसे न कैसे टैकल करके उसे बोल देना चाहिए कि तू उसके साथ रिलेशन में नहीं रहना चाहती। लेकिन निकिता के पास कोई ऐसी वजह निकल के नहीं आ रही थी, क्योंकि रिलेशन में ऊंच नीच होती थी। लेकिन निकिता को ऐसा लगता था कि ठीक है, अगर हमारे बीच में कुछ ऐसे हाथापाई या नोक झोंक हो रही है, उसके साथ निकिता कंटिन्यू करना चाहती थी। हालांकि मैं अगर उस जगह होता तो शायद मैं निकिता को कभी ये एडवाइस करता ही नहीं, क्योंकि अगर तनुज वहाँ पे था और तनुज संभाल सकता था तो निकिता को थोड़ा सा देखना चाहिए था कि आप किस तरीके के लड़के के साथ रहना चाहते हो, जो आप पे हाथ उठाएगा या जो आपकी शायद केयर कर सकता है। 2020 में धीरे धीरे जैसे इंडिया में कोविड आ रहा था तो चीज़ें रिस्ट्रिक्शंस के साथ चलना स्टार्ट हो गई और 19 सितंबर को निकिता का बर्थडे था और इन्होंने फैमिली में आपस में बात कर ली थी और पूरा प्लान बन गया था कि 19 तारीख को इन दोनों को ही ऑफ नहीं मिलने वाला था, 20 तारीख को इनकी छुट्टी थी। तो इन्होंने डिसाइड करा, समरीन ने उनकी निकिता की बहन से और मम्मी से बात करी कि मैं आपके घर आऊंगी और फिर हम निकिता का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो जो समरीन थी उन्होंने सबसे पहले डिसाइड करा कि 18 तारीख की रात को, मतलब जब 19 तारीख आएगी, सबसे पहले जो 12 बजेंगे समरीन जो है निकिता को विश करने वाली थी। लेकिन कुछ अजीब सी चीज़ें देखी गई जो समरीन ने ऑब्जर्व की। हुआ क्या, रात के 12 बजे समरीन ने इस चीज़ को ऑब्जर्व करा कि 18 तारीख की रात को जब सब निकिता को बर्थडे विश कर रहे थे तो निकिता ने बड़ी ही अजीब तरीके से अपनी जो व्हाट्सएप डीपी थी उसे रिमूव कर दिया और जो स्टेटस वो धीरे धीरे लगा रही थी वो स्टेटस धीरे धीरे रिमूव करने स्टार्ट कर दिए। अब ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि ये चीज़ें हो क्या रही हैं। 19 तारीख लगी थी, निकिता का बर्थडे स्टार्ट हो गया था, लेकिन समरीन ऑब्जर्व कर रही थी कि वो व्हाट्सएप पे स्टेटस हटा रही हैं और बायो चेंज कर रही है, उन्होंने प्रोफाइल भी हटा ली।
तो समरीन ने क्या करा, अचानक से निकिता को फ़ोन मिलाया, बट आई थिंक निकिता तब तक सो चुकी थी। तो समरीन ने भी यही सोचा कि यार मैं सुबह बात करूंगी, अभी बात करना ठीक नहीं रहेगा, शायद वो सो गई है। 19 तारीख की सुबह समरीन निकिता को कॉल करती है और बर्थडे विश करती हैं और उन्हें बहुत सारी बधाइयाँ देती हैं। तो उस टाइम पर जो निकिता थी वो भी अपनी सैलून में थी, तो वो यही बोलती कि ठीक है शाम को मिलते हैं और शाम को हम एंजॉय करेंगे। तो हुआ क्या, समरीन ने एक बार निकलने से पहले टाइम कंफर्मेशन के लिए निकिता के पास कॉल किया आफ्टरनून में, जब तक उनका बर्थडे सेलिब्रेट हो चुका था सैलून में। तो जब निकिता का फ़ोन करा तो निकिता का मूड बहुत ज़्यादा फेडअप हो रखा था। समरीन ने निकिता से पूछा कि क्या हुआ, तेरा मूड इतना ख़राब क्यों है। तो उसे वीडियो कॉल में फटाफट कन्वर्ट करा गया व्हाट्सएप पे, और जब वो कॉल व्हाट्सएप पे कन्वर्ट हुई तो देखा गया कि निकिता का जो फेस है वो वीडियो कॉल पर बहुत ही ज़्यादा उतरा हुआ है। तो समरीन जो है निकिता से पूछती है कि क्या हुआ, तेरा मूड क्यों उतरा हुआ है, सब ठीक है। तो निकिता उनके सामने अजीब अजीब सी स्टेटमेंट रखती है, वो बोलती है कि यार सैलून के जो लोग हैं ना बड़े पागल लोग हैं। तो समरीन पूछती है निकिता से क्या हुआ, तो निकिता बताती कि ये मेरे लिए केक लेके आए रेड वेलवेट का, और उस पर एक टैगलाइन लिखी हुई थी कि निकिता का हुआ एक्सीडेंट, सर फटने से हुई मौत। और जब निकिता ने ये चीज़ समरीन को बताई तो समरीन बहुत ज़्यादा बौखला गई थी कि ये पागल वागल लोग हैं क्या, ऐसे कौन फन करता है। तो निकिता ने बोला यार ये सबके बर्थडे पे ना ऐसी टैगलाइन लिखवा के लेके आते हैं, कोई नहीं खाए ठीक है। तो निकलने से पहले समरीन ने निकिता को फ़ोन किया और बोला कि अब कहाँ मिलना है। तो निकिता ने बोला सुन बहन, मेरे घर पे ना कुछ प्रॉब्लम है, तो एक काम करती हूँ मैं ना तुझे कल मिलती हूँ, कल 20 तारीख है ना, हम घूमने जाएंगे, आज शाम का सेलिब्रेशन कैंसिल करते हैं और हम कल चलेंगे। तो समरीन ने भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा कि यार फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, मे भी आपस में बहन की कोई बात हुई हो। तो जो समरीन थी वो वापस आ जाती है, लेकिन जब वो वापस आ रही थी तो उनके दिमाग में ना बार बार कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें चल रही थी कि यार कि टैगलाइन ऐसे कौन देता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज़ सच हो जाए, कि कहीं इनका जो बॉयफ्रेंड है आकिब वो निकिता को लेने आए बाइक पे और कहीं तेज चलाए, कहीं कुछ झटका हो जाए। तो समरीन फिर दोबारा निकिता को कॉल करती है और बोलती है कि तू ठीक है ना, तेरे दिमाग में सब पॉजिटिव है ना। तो वहाँ पर निकिता जो है वो एक कन्फर्मेशन देती है कि हाँ हाँ ठीक है, टेंशन मत ले, मैं दीदी के साथ जा रही हूँ। मतलब जो बड़ी दीदी थी निकिता की वो उन्हें लेने आई थी और उन्हीं के साथ जा रही थी। यहाँ से जो समरीन थी वो थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाती कि चलो ठीक है, अब दीदी के साथ जा रही है तो वो पागल का बच्चा नहीं आया जो बाइक पे एक्सीडेंट करने के चांसेस बना सकता था। बट समरीन ने बताया कि जब वो अपनी घर पहुंची, अपनी नानी के घर पे वो गई, तो समरीन ने रिकॉर्डिंग में बताया कि अक्षय भाई मुझे ना अंदर से बहुत अजीब वाइब्स आ रही थी कि अचानक से निकिता के इतने सारे प्लान चेंज हो गए, कुछ ना कुछ पक्का गड़बड़ है। और समरीन जो है रोती रोती अपनी नानी जी के पास जाती है कि नानी जी मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे ऊपर कुछ वजन सा आ गया है, बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो उनकी नानी जी स्पेशली ये पूछती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है जब तू आ रही थी तूने किसी नींबू को पिचका दिया पैर से, तेरे आगे कोई टोटका आ गया। तो वो बोल देती है नहीं, मैं ऑफिस से निकली थी अपने, मैंने कैब करी, कैब ने सीधा मुझे घर के आगे छोड़ा, तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो थोड़ा सा निकिता का बताती है कि निकिता ने इस तरीके से करा, ऐसे करा, वैसे करा। तो समरीन को उनकी नानी जी समझाती है ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा सोच रही हो तुम। और उस दिन समरीन ने कुछ भी खाना वाना नहीं खाया था, सिर्फ दूध का एक गिलास बहुत ज़्यादा फोर्स करने पे पिया था। और उसके बाद वो रात को 11:30-12 बजे देखने लगी कि अभी तक जो है निकिता ने कितने स्टेटस अपडेट किए हैं बर्थडे विशेस के। तो वो देखती है कि एक भी स्टेटस नहीं था, डीपी रिमूव हो रखी थी और जो बायो था वहाँ लिखा हुआ था ओनली रेस्ट इन पीस। समरीन और भी ज़्यादा नेगेटिव हो गई और उन्होंने क्या करा, अपना फ़ोन जो है स्विच ऑफ करा और साइड में रख दिया कि सुबह जब मैं उठूंगी तो सीधा मैं निकिता से बात करूंगी, देखेंगे क्या होगा। 6:30-7 बजे जब उनकी आँख खुलती है तो समरीन ने बताया कि उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने धक्का दे के उन्हें उठाया है। तो वो उठती है, अचानक से देखती है आज तो छुट्टी है और उन्हें अफसोस होता है कि यार मैंने फ़ोन एकदम से साइलेंट पे रखा, स्विच ऑफ कर दिया, तो देखा स्विच ऑफ है। वो ऑन करती हैं और वो देखती है कि उनके फ़ोन पे मैसेजेस आने स्टार्ट होते हैं कि दुनिया भर की मिस कॉल्स आ रखी हैं, आकिब की भी आ रखी थी, तनुज की भी आ रखी थी, जो निकिता थी उनकी बहन की मिस कॉल आ रखी थी और बहुत सारे फ्रेंड्स की मिस कॉल आ रखी थी। तो उन्होंने जब अपना फ़ोन ऑन करा, सबसे पहले व्हाट्सएप ऑन करा, तो देखा आकिब ने एक मैसेज लिखा हुआ है कि समरीन जितने भी आपने विशेस डाल रखे अपने स्टेटस पे, आप प्लीज़ उन्हें रिमूव कर दो क्योंकि अब निकिता हमारे बीच नहीं रही है। समरीन ने ये चीज़ देखी और उनके दिमाग में आज से 1-2 साल पहले वाला मजाक आ गया कि आकिब की बार बार प्रैंक करने की आदत थी। उन्होंने पहले भी निकिता का एक बार एक्सीडेंट हुआ था और उन्होंने लिख दिया था कि निकिता कोमा में चली गई है। तो जब समरीन ने निकिता के घर पे फ़ोन किया था तो उन्हें पता चला कि ये सब प्रैंक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो अचानक से समरीन को लगता है आकिब फिर दोबारा प्रैंक कर रहे हैं और वो कॉल करती हैं तो आकिब वहाँ से कॉल पिक नहीं करते, ऑब्वियसली शायद वो सो रहे थे। तो समरीन क्या करती है, निकिता के फ़ोन पर कॉल लगाती हैं और उस टाइम पर उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो वो अपने दिमाग में ठान लेती है यार सो रही होगी वो, क्या पता रात को इनका सेलिब्रेशन हुआ हो, फैमिली में कोई बात हुई हो, सुबह देखते हैं 10-11 बजे।
जब घूमने जाएंगे। तो समरीन ने बताया कि अक्षय भाई मैं 5-10 मिनट मुश्किल से करवट लेके लेटी होंगी, मुझे ऐसा लगा नहीं यार कुछ तो प्रॉब्लम है। आधे घंटे बाद उनके दिमाग में आता है यार निकिता की एक फ्रेंड थी जो उसके घर के सामने रहती थी, एक बार उससे पूछती हूँ क्या सब ठीक है नहीं है। तो समरीन फ़ोन उठाती है और उनकी फ्रेंड को कॉल करती है और बोलती है यार ये जो आकी बना है ऐसा ऐसा मजाक कर रहा है मेरे साथ, बताना क्या सब ठीक है। उधर से वो जो निकिता की फ्रेंड थी वो सीधा रोना शुरू कर देती है और बोलती है कि समरीन आकिब सच बोल रहा है, निकिता है वो अब हमारे बीच में नहीं रही है, और वो रोने लग जाती है बुरी तरीके से। तो समरीन जब तक इन सब चीज़ों को हैंडल करती, फ़ोन काट के वो अपने होश में आती, तब तक उनके पास तनुज का कॉल आता है जो कि निकिता के एक्स बॉयफ्रेंड थे, और वो कॉल पे सिर्फ एक बात बोलते हैं कि हमें निकिता के पास जाना है, फटाफट से घर के बाहर आ जाओ। तो वो फटाफट से बिना कुछ सोचे समझे जो समरीन थी तैयार होती है, जैसा भी हाथ में उनके टॉप जीन्स लगी, और वो बैठती है तनुज के पास। उन्होंने बताया समरीन ने तनुज बाइक पे आए थे और तनुज की शक्ल देख के लग रहा था कि कुछ बहुत गलत हो गया है। तो समरीन बाइक पे बैठती है और फटाफट से फ़ोन मिलाती निकिता की सिस्टर को। निकिता की सिस्टर फ़ोन उठा के बोलती है जो कि हॉस्पिटल में थी कि बेटा कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, और जो अपनी निकिता है वो पहले सीरियस थी, अब तो बिल्कुल ठीक है, तू हॉस्पिटल आ जा। तो यहाँ पर आके जो समरीन थी वो थोड़ी सी काम डाउन होती है, और जब वो हॉस्पिटल पहुँचती हैं तो वो देखती है कि वहाँ पर आकिब, तनुज जो उनके साथ आए थे और सारे जितने भी दोस्त वगैरह थे वो सब वहीं खड़े थे। जो सबसे चुभने वाली बात थी वो ये थी कि जो आकिब वहाँ पे खड़े थे वो अपने कजन्स के साथ मिलके हंसी मजाक कर रहे थे जैसे सही में कुछ नहीं हुआ है। तो समरीन के दिमाग में यही चल रहा था कि ठीक है देखा जाएगा जो भी है, अगर निकिता की सिस्टर ने ये बोला है सब कुछ ठीक है तो क्या ही हुआ होगा। वो धीरे धीरे जब अंदर जाती हैं तो अचानक से निकिता की सिस्टर और मम्मी सीधा रूम से बाहर आती है और समरीन को गले लगा लेती हैं और चिल्ला चिल्ला के बोलने लगती है कि अब निकिता हमारे बीच में नहीं रही। और उनकी मम्मी बुरी तरीके से रोने लगती है कि मेरी बेटी ने कुछ खाया भी नहीं था, मेरी बेटी की मेरे को शादी भी करानी थी, कितने अरमान देखे थे, वो तो खुल के जीना चाहती थी। समरीन ने अपने कानों से ये चीज़ सुनी और वो बेहोश हो गई। जब समरीन को होश आया तो वो एक स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी जहाँ पर सारी फॉर्मेलिटीज़ हो चुकी थी। उन्हें बस इतना पता था कि बॉडी आ गई है, बाहर ले जाया जा रहा है अंतिम क्रिया के लिए। तो अलाउड नहीं होता कि किसी लड़की को शमशान में जाना, लेकिन समरीन जिद करके शमशान के अंदर गई थी। तो समरीन जो थी ये चीज़ देखकर कि सामने निकिता लेटी हुई है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, और वो टूट के पड़ती है निकिता के ऊपर कि तू ऐसे कैसे जा सकती है। सारे दोस्त जो है दूर करते हैं समरीन को, संभालते हैं, क्योंकि कोविड का टाइम था, चीज़ें बहुत अलग लेवल पे चल रही थी। तो दोस्तों इन सब चीज़ों के बीच में एक चीज़ मैं जो जोड़ना चाहता हूँ, जो मैं गलती से आपको बताना भूल गया, 2017 में एक इंसिडेंट हुआ था। समरीन जब अपने घर पे कुछ बना रही थी तो वहाँ पर निकिता उनसे मिलने आई थी, और समरीन राइटी थी। जब वो अपने घर में प्याज सब्जी वगैरह काट रही थी तो अचानक से समरीन के हाथ में कट लग जाता है जिसमें से ब्लड आने लग जाता है। तो निकिता बोलती है चल पागल तू अपना हाथ ठीक कर, मैं काट लेती हूँ। निकिता लेफ्ट हैंडेड थी, और जब निकिता सब्जी काटने लगी तो उनके भी हाथ में एकदम से कट लगा जो दोनों के सेम लगा था। तो इन्होंने क्या करा, हाथ कटने पर एकदम से उंगलियां लगाई, दोनों ब्लड एक्सचेंज करा और इस चीज़ का कमिटमेंट दिया कि हम तो दोनों बहनें हैं, हम दोनों एक साथ रहेंगे हमेशा, जैसे इन्होंने किसी चीज़ का प्रॉमिस किया था। और इसी तरीके से जब समरीन निकिता के ऊपर टूटी तो वहाँ पर सब देख के हैरान हो गए कि समरीन को अब कैसे संभाला जाएगा। हालांकि समरीन को संभाला गया। तो जब समरीन ने एक्चुअली में निकिता की बहन से पता करने की कोशिश की कि निकिता के साथ हुआ क्या था, तो उनकी बहन ने बताया कि रात को आकिब आया था, बहुत लड़ रहा था, उसने बहुत ड्रिंक कर रखी थी, और वो बार बार निकिता को फोर्स कर रहा था कि मेरे साथ चल, मेरे साथ चल, मैं तुझे घुमाने लेने आया हूँ, हम चलेंगे, हम बाहर घूम के आएंगे। निकिता के फैमिली मेम्बर्स ने बहुत मना करा, लेकिन निकिता कैसे भी करके एग्री हो गई। और जब वो बाइक पे जा रही थी तो आकिब बहुत तेज बाइक चला रहा था, और अचानक से उनका, जहाँ पर वो रोड पे जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हुआ, जहाँ पर निकिता गिरी और लगे हाथ उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कर दिया। समरीन को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आकिब सामने खड़ा होकर अपने कजन्स के साथ मस्ती मजाक कर रहा था, और समरीन के दिल में जैसे आग से लग रही थी कि इस इंसान को अगर मैं आज पीटना शुरू करूं तो शायद अगले 6 महीने तक मैं पीटना बंद ना करूं इस इंसान को, क्योंकि इस चीज़ के बाद भी आकिब को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब बात आती है कि पुलिस ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, क्योंकि आकिब के पापा जी जो थे वो पॉलिटिक्स में थे, पैसा वैसा देके सारी चीज़ों को उन्होंने दबा दिया। जब समरीन ने बहुत ज़्यादा फोर्स करा निकिता के फैमिली मेम्बर्स को कि आप कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रहे, तो निकिता की मम्मी ने एक बात बोली कि ऊपर बैठा है ना, वो सब देख रहा है, वो हर चीज़ का हिसाब ले लेगा। अब निकिता की जो फैमिली थी उनमें पापा जी तो थे नहीं, और वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली वीक थे, और उन्होंने सारा पैसा अपने मकान में लगा दिया था।
ये पूरा इंसिडेंट हुए 1 महीना गुजरा, जब धीरे धीरे समरीन को ऐसा लगा जैसे उनसे कोई बात करने लगा है। उन्हें बार बार ऐसा लगता था कि वो अपने ऑफिस में खड़ी हैं और ऑफिस में जैसे ब्रेक हो गया तो वो लोग नीचे खड़े हैं, ऊपर से एक गमला आया जो अचानक से समरीन के ऊपर गिरने वाला था, लेकिन समरीन को किसी ने खींच लिया। फिर समरीन धीरे धीरे स्लीप पैरालिसिस की तरफ जाने लगी। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, धीरे धीरे उनके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना स्टार्ट हो गई। समरीन को ऐसा लगता है जब वो अपने ऑफिस से निकलती कैब पकड़ने के लिए तो कोई गाड़ी के आगे उन्हें धक्का दे देता और अचानक से फिर दोबारा कोई पीछे खींच लेता। ये चीज़ें बढ़ने लगी और ज़्यादा बढ़ने लगी। 2-3 महीने बाद ऐसा हो गया कि समरीन बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था जिनसे उनकी अभी शादी होनी है, जो उनके फियोंसे हैं, उनसे उनकी बननी बिल्कुल बंद हो गई। और जो तनुज नाम का लड़का था, जो एक्स बॉयफ्रेंड था निकिता का, उससे उनका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होने लगा। लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना स्टार्ट किया और वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने लगी थी। एक टाइम पे वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी, अपनी छत पे गई थी कि वो वहाँ से छलांग मार देंगी। लेकिन फिर ऐसा ही हुआ, उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी चीज़ ने उन्हें धक्का मारा और एक किसी एंटिटी ने या किसी चीज़ ने उन्हें हाथ खींच के वापस बुला लिया। अब हुआ क्या, वो चल के नीचे आ गई और इस दौरान जो आकिब था वो बार बार जो है समरीन को कांटेक्ट करने की कोशिश करता था और बार बार फ़ोन उठा के बोलता था कि मुझे तुम्हें एक सच बताना है, मुझे तुमसे बात करनी है, मुझसे एक बार मिल लो। तो समरीन बार बार इग्नोर करती थी कि वो नहीं जाना चाहती थी सामने। लेकिन फिर एक दिन समरीन ने इस चीज़ का फैसला करा कि वो आकिब से बात करेंगी कि आकिब क्यों पीछे पड़ा हुआ है। तो जब वो आकिब से बात करने के लिए उनके घर गई तो वहाँ पर उनकी मम्मी भी थी, उनके 3 बहनें भी थी और आकिब की हालत देखी तो आकिब ने 3 जो है ताबीज़ पहने थे, एक गले में, एक हाथ में और एक पैर में। जब समरीन ने ये चीज़ आकिब से पूछी कि उस रात क्या हुआ था तो आकिब ने सब कुछ उनके सामने कन्फेस कर दिया। उन्होंने बताया जो निकिता की बहन थी वो उनके एक्स बॉयफ्रेंड तनुज के साथ इन्हें मॉर्निंग में सरप्राइज़ देने वाली थी और मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी। मैं रातों रात निकिता के घर पे पहुंचा और निकिता को मैंने बहुत सारी कसमें दी और अपने साथ बाइक पे बैठाया और जब मैं फ्लाईओवर से जा रहा था, मेरी 140 की स्पीड थी, मैं वहाँ से इतनी स्पीड से निकला और मुझे ऐसा लगा जैसे बाइक को किसी ने धक्का दिया और बाइक को धक्का देने पे निकिता बाइक से गिर गई और उनका दुपट्टा मेरी बाइक में कहाँ अलझा मुझे नहीं पता। मैं फुल स्पीड में बाइक चला रहा था। जब तक मुझे इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ तब तक निकिता को बहुत सारी चोटें लग चुकी थी। तो समरीन का अगला सवाल था, उसके बाद तुमने क्या किया? उधर खड़े आकिब ने बताया कि निकिता उस टाइम पर तड़प रही थी और 10 मिनट तक जो आकिब था बस वो देखता रहा और जो निकिता थी वो गुहार करती रही कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। 10 मिनट बाद उनको थोड़ा सा होश आया आकिब को कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो रही है, तो वो भाग के गए। उन्होंने अपनी शर्ट उतारी, जो निकिता थी उनके जहाँ जहाँ चोट लगी थी वहाँ लगाने लगे। तो जो निकिता थी तब भी उनसे गुहार लगा रही थी कि मुझे बचा लो। तो आकिब ने फ़ोन करा अपने कज़न्स को और कज़न्स को आने में वहाँ आधा घंटा लगता। तो आधे घंटे तक जो आकिब था वो वहीं खड़ा रहा और निकिता वहीं लेटी रही। आधे घंटे बाद जब ये लोग आए तो इन्होंने क्या करा, गाड़ी में बैठा के इन दोनों को लेके गए और हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। सारी खबर आकिब के पापा तक पहुंचा दी और आकिब के पापा ने सुबह तक हॉस्पिटल, पॉलिटिक्स सबको खरीद लिया था। इसके बाद क्या हुआ, निकिता जब हॉस्पिटल में आई थी तब तक भी उनके प्राण चल रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें व्हील चेयर पर बैठाया और धीरे धीरे ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाने लगे तो उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। ये सुनने के बाद समरीन ने सबसे पहले तो आकिब को चाटा मारा। तो आकिब की मम्मी बीच में आ गई और बोलने लगी, बेटा वो जो लड़की है निकिता वो मेरे बेटे को लेके जाएगी, वो इसे बार बार दिखती है और इसे बोलती है कि चल मेरे साथ। बड़ी मुश्किल से आकिब जो है वो बचा हुआ है और समरीन कुछ भी नहीं सोचती है। सीधा सुनने के बाद निकिता की बहन के पास आती है और निकिता की बहन को बोलती है कि ऐसा ऐसा निकिता के साथ हुआ था, चलो पुलिस कंप्लेंट करेंगे। तो समरीन की बातों को निकिता की बहन सुनती है और केस फाइल करने के लिए सोचती है, एक वकील से बात करती है। तो वकील बोलता है कि कन्फेस तो समरीन के सामने किया है ना, हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे, हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा लग जाएगा और शायद मैं आप लोगों को इंसाफ ना दिलवा पाऊँ। ये सुनने के बाद निकिता की बहन और उनकी मम्मी बहुत टूट गई और उन्होंने फिर समरीन को एक ही बात बोली कि ऊपर बैठा देख रहा है, वो अपने आप हिसाब ले लेगा। समरीन वापस अपने घर पे आ गई और धीरे धीरे उनके साथ बार बार ये चीज़ें बढ़ने लगी, जहाँ पर उनके कान में आवाज़ आती कि तुम्हें सच का पता है, मुझे इंसाफ दिलाओ, तुम्हें सच का पता है, मुझे इंसाफ दिलाओ, मुझे इंसाफ दिलाओ। तो जो समरीन थी वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। ये सारी चीज़ें जब हो रही थी उन्होंने क्या करा, कुछ टाइम तक तो इन चीज़ों को झेला। उसके बाद अपने घर पे जाके सब कुछ अपनी मम्मी को बता दिया कि मम्मी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे बार बार आवाज़ें आती हैं, ऐसा लगता है कोई खींचता है, कोई धक्का देता है, बार बार मेरा कूदने का मन करता है। तो समरीन की मम्मी ये सब कुछ सुनती है और उनकी यूपी में एक रिलेटिव थी, उनको कॉल करती हैं। वहाँ पे जो यूपी की रिलेटिव थी वो इन्हीं चीज़ों में थी, तो वो बोलती है कि समरीन से मेरी बात करवाओ।
तो जब वो जो रिलेटिव थी जो इन्हीं चीज़ों में थी, ब्लैक मैजिक एंड ऑल, वो समरीन से बात करती है कि क्या हुआ, तो समरीन सब कुछ बताती है। तो वो बोलती है समरीन को, रुको मैं अभी कॉल करती हूँ। और एग्जैक्ट 10 से 15 मिनट बाद समरीन के पापा के पास फ़ोन आता है कि लड़की के पास टाइम बहुत कम है, जितनी जल्दी हो सके लड़की को फटाफट से यूपी लेके आ जाओ। ये लोग सेम टाइम पे सुबह 10 बजे फटाफट से गाड़ी लेके निकलते हैं और शाम के 4-5 बजे तक यूपी पहुंच जाते हैं। 4-5 बजे जब ये लोग पहुंचते हैं वहाँ पर, तो जो रिलेटिव थी वो अपने घर में समरीन को बुलाती हैं और उनके आगे पीछे घेरा बनाती है और बोलती है कि तू क्या चाहती है इससे। उन्होंने जैसे पहले ही सारा प्रबंध कर रखा था, तो समरीन की बॉडी में अचानक से निकिता का प्रवेश हो जाता है और वहाँ पर निकिता फूट फूट के रोने लगती है कि मुझे इंसाफ नहीं मिला, मैंने कभी ऐसा नहीं किया था, किसी का बुरा नहीं किया था, मेरी मम्मी और मेरी बहन अकेले रह गए, मुझे इंसाफ नहीं मिला, मैं उसको ख़त्म कर दूंगी, उस लड़की को ख़त्म कर दूंगी, वरना उसकी किसी एक बहन को मैं लेके चली जाऊंगी। तो वहाँ जो रिलेटिव खड़ी थी वो बार बार समझा रही थी, नहीं बेटा तू ऐसी ख़ानदान की नहीं है, तुझे ऐसा नहीं करना। लेकिन समरीन ने बताया कि बाद में उसे ये चीज़ें बताई गई कि उस टाइम पे जो निकिता की स्पिरिट थी वो इतनी ज़्यादा एग्रेसिव हो रखी थी, इतनी ज़्यादा एग्रेसिव हो रखी थी कि उसने ठान रखा था कि या तो वो आकिब को लेके जाएगी या तीनों बहनों में से किसी को लेके जाएगी। हालांकि इस चीज़ का सॉल्यूशन दिया गया, जो समरीन थी उसको तो बांध दिया गया कि निकिता अब उनको परेशान ना करे। लेकिन जब स्पिरिट से बात करी गई तो निकिता ने जो चीज़ें बताई, समरीन को वो डिफेंड करती आ रही थी कब से, क्योंकि वहाँ पर जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी सारी सच्चाई अब खुल के आने वाली थी। जो निकिता की स्पिरिट थी उसने बताया कि ऐसा नहीं था कि आकिब को पता नहीं था कि मैं गिर गई हूँ। जब वो गिर रही थी तो उन्होंने आकिब की शर्ट को पकड़ा और खींचा, लेकिन आकिब इतने नशे में थे कि उन्होंने बाइक को और रेस दे दी और वो जो निकिता थी वो 100 से 150 मीटर घसीटती हुई बाइक के साथ गई। आखिरी में उनका सर जाके कहीं पे लगा था। ये सुनने के बाद सब बहुत ज़्यादा वहाँ पर परेशान थे और जो समरीन की मम्मी थी उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे, क्योंकि जो निकिता थी वो भी उनकी बेटी की बराबर थी। निकिता की स्पिरिट ने बताया कि एक्चुअली में वो आकिब की वजह से एक्सीडेंट नहीं हुआ था। उस हाईवे पे आए दिन किसी न किसी का एक्सीडेंट होता था, वहाँ पर बहुत सारी इविल स्पिरिट्स थी जिन्होंने जब देखा कि आकिब नशे में है तो उन्होंने क्या करा, बाइक की तरफ पुश किया और बाइक डिसबैलेंस होने की वजह से निकिता गिर गई और पूरा का पूरा इस तरीके से इंसिडेंट हुआ था। लेकिन जो आकिब ने उनकी हेल्प नहीं करी थी उसका बदला निकिता की स्पिरिट को लेना था। समरीन को पूरी तरीके से बांध दिया गया और समरीन को अपने घर भेज दिया गया। 1 साल तक निकिता का कोई भी आभास समरीन को नहीं हुआ। चीज़ें धीरे धीरे अपने ट्रैक पे आ गई। एक दिन समरीन ने बताया कि अक्षय भाई, मैं अपनी मम्मी के साथ सब्जियां लेने गई थी मार्केट में, तो मैंने एक लड़की को देखा जो पागलों की तरफ मेरी तरफ भागती आ रही थी। जब वो भागती आ रही थी तो समरीन ने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने पास से जब देखा तो वो एक लड़की थी जिसके सारे बाल फैले पड़े थे, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे, बिल्कुल पागल हो रखी थी वो। और वो और कोई नहीं थी, वो आकिब की उससे छोटी वाली बहन थी, तीनों बहनों में से सबसे बड़ी वाली बहन। तो वो आके समरीन को बोलती है कि मेरे पे कोई भरोसा नहीं कर रहा, वो मुझे ले जाएगी, प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो। तो जो समरीन की मम्मी थी वो एकदम से हटाती है, हट मेरी बेटी से, और वो अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। उसके बाद क्या हुआ, जो आकिब की बहन थी उसका इलाज चंडीगढ़ के पीजीआई हॉस्पिटल में ना करवा के उनकी मम्मी उन्हें यूपी लेके चली गई और वहाँ पर जाके उनकी जो बहन थी, बस ये खबर आया कि आकिब की बहन ने वहाँ पर दम तोड़ दिया है। और एक्चुअली में हुआ क्या था कि निकिता किसी एक की बलि मांग रही थी, चाहे वो आकिब होता चाहे उनकी बहन होती। लेकिन समरीन ने बताया कि हमारे समाज में लड़कों को बचाने के लिए किसी की भी बलि दी जा सकती है, क्योंकि लड़का इकलौता था, लड़कियां 3 थी, तो सबसे बड़ी वाली बहन की बलि दे दी गई थी। अब जो चीज़ें हैं वो और भी दहलाने वाली आई हैं कि निकिता और आकिब की जो बहन है सबसे बड़ी वाली, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में अपना दम तोड़ दिया, वो बार बार आकिब की मम्मी और पापा के सपने में जाके बोलते हैं कि हमें पूरा हिसाब चाहिए। और आकिब की बहन उनसे पूछती है कि मेरी क्या गलती थी जो तुमने आकिब के बदले मेरी बलि दे दी। और ये चीज़ें अभी भी उनकी फैमिली के साथ रुकी नहीं है। हालांकि समरीन जो है वो बिल्कुल ठीक है और बाकी सब ठीक है, बस अगर किसी के साथ कुछ हो रहा है तो वो आकिब की फैमिली है और उनके साथ होना बनता भी है। तो आखिरी में आके मैं यही मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन दूंगा कि अब आप इतने छोटे नहीं रहे हो, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन आपके लिए अच्छा है कौन बुरा है। अपने माँ बाप के अलावा आपका कोई भी सगा नहीं है। और सच में जो चीज़ है कि ऊपर बैठा कोई ना कोई तो है जो हर चीज़ का हिसाब आपसे लेगा। तो थोड़ा सा सोच समझ के कि आज आप बुरा करोगे और कल उस चीज़ को कोई देख नहीं पाएगा, तो ऊपर वाले के सामने कोई पर्दा नहीं है जो शायद आपको बचा ले। आखिरी में आके मैं यही कहना चाहूँगा, जो इंस्टाग्राम यूट्यूब का आप प्यार दे रहे हो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। फेसबुक को भी आपको इसी तरीके से प्यार देना है, अक्षय वशिष्ठ हॉरर आप सर्च करेंगे हमारा पेज आ जाएगा। किसी फालतू पेज को फॉलो मत कीजिए। और कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूँगा अपनी आवाज़ में।
पॉडकास्ट का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप अपनी स्टोरी रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं और नीचे एक बार मेंशन कर दीजिएगा कि हम पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। दिल्ली में हमारा सेंटर है जहाँ पर टीम आपकी रिकॉर्डिंग को रिव्यू करेगी और आपको बुलाया जाएगा। जो नए व्यूअर्स आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि ये पैरानॉर्मल अवेयरनेस वीडियो सबसे पहले आपके पास आए और आप इन्हें टाइम पे शेयर कर पाओ अपने लोगों के साथ, ताकि वो भी इनसे बहुत सीख ले पाएं। तब तक के लिए नई वीडियो, नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।